नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आज हम फिर से थोड़ी सी बातें जो गौरस के संबंध में, हमारा जो सुपर गोल्ड गौरस है इसके संबंध में या गोबर घनस्वत्व के संबंध में करेंगे, क्योंकि हमारे मित्रों में कई तरह की शंकाएं हैं, कई तरह की भ्रांतियां हैं। उन सबका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शंका तो यही है कि इससे कितनी मात्रा की आवश्यकता रहेगी। तो इसके संबंध में यदि आपको एक गुजारिश है, एक निर्देश है कि इसकी 300 से 500 ग्राम की जो मात्रा है वो 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ आप खेती कर सकते हैं, चाहे वो खेती कोई भी हो, गेहूं की हो, धान की हो, गन्ने की हो, कॉटन की हो, चने की हो, दालों की हो, कोई भी हो। उस 1 एकड़ भूमि खेती के लिए इसकी 300 से 500 ग्राम की मात्रा सफिशिएंट है पूरी फसल के लिए, चाहे वो 3 से 5 महीने की हो, कम ज्यादा समय के लिए हो। या फिर आप 1 एकड़ भूमि में साग सब्जियां कर रहे हैं, चाहे उसमें आलू कर रहे हैं, मटर कर रहे हैं, भिंडी कर रहे हैं, करेले कर रहे हैं, चाहे आप उसमें बैंगन कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, हरी मिर्च लेके कोई भी फसल है, उसके लिए भी 1 एकड़ भूमि की जितनी फसल है उसके लिए 300 से 500 ग्राम की ये इसकी जो गोबर घनत्व की है मात्रा पर्याप्त है। इसी तरह यदि आप 1 एकड़ भूमि में आपने फलों के वृक्ष लगाए हुए हैं, चाहे वो फल किसी भी किस्म के हों, चाहे वो केले हैं, अमरूद हैं, अनार हैं, संतरा हैं, चाहे सीताफल है, किसी भी तरह के फलों के पेड़ हैं, उन सब के लिए यही 300 से 500 ग्राम की मात्रा पर्याप्त है। अब आप कहेंगे कि इस इससे खनिज जो पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसी होगी? तो ये सोचना बिल्कुल आपको सही है। तब हम कहते हैं कि आपको इस गोरस को प्रयोग करने की जो विधियां, 2 विधियां हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि गोरस को प्रयोग करने के 2 चरण हैं। पहला चरण है कि जब अभी इस डिब्बी के रूप में ये डिब्बी 150 ग्राम की है, और मैं तो अपने मित्रों से कहता हूं कि आप 300 या 500 ग्राम खरीद के क्यों रिस्क लें। आप सबसे पहले 150, 200, 250 मीटर की क्यारी लें, उसमें साग सब्जियां लगाएं या और कोई फसल लगाएं, उसमें मात्र 150 ग्राम को प्रयोग करके देखें। प्रयोग करने की विधि वही है, प्रयोग करने की विधि में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि पहले जो इसमें हमने बैक्टीरिया का कल्चर लिया हुआ है, बैक्टीरिया कल्चर के साथ में कुछ इसमें एक्टिव रसायन है, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ बायोसेंसर्स रसायन हैं, उनको हमें सक्रिय करना है। अभी ये निष्क्रिय अवस्था में है, तो पहला चरण है इन निष्क्रिय जीवाणु को मदर कल्चर के रूप में हमें एक्टिव करना। तो पहला चरण है इसका मदर कल्चर बनाना। एक बार जब आप इसका मदर कल्चर बना लेंगे तो उसका प्रयोग आप कई बार उसको ज्यादा मात्रा में बना बना के अपने खेतों में, अपने साग सब्जियों में, अपनी फसलों में कर सकेंगे, और उससे सहजता से ये 300 से 500 ग्राम की जो मात्रा है वो 1 एकड़ भूमि के लिए, 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। लेकिन आपने तो छोटा प्रयोग करना है, तो आप छोटा प्रयोग 150 ग्राम से कर सकते हैं, और जब आपकी संतुष्टि हो जाए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा आपको दिखाई दे, तो आप इसको ज्यादा खेती में उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपके पास आ सकता हूँ। यदि कुछ समझना है उसके संबंध में बातें हो सकती हैं। तो आपने गोरस को प्रयोग करने के जो 2 चरण हैं उनके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। पहला है कि इसका मदर कल्चर तैयार करना, यानी कि इन बैक्टीरियाज को सक्रिय अवस्था में लाना। सक्रिय अवस्था में आएंगे तभी तो ये अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, अभी तो निष्क्रिय अवस्था में है। अभी तो हमने इनको सुसुप्ति में डाला हुआ है, क्योंकि अब इनको पोषक आहार उपलब्ध नहीं है। जब पोषक आहार मिलेगा तब ये सक्रिय होंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, साथ ही बहुत सारे जो बायो एक्टिव रसायन है उनका निर्माण करेंगे, एंजाइम्स का निर्माण करेंगे, और तब ये आके मिट्टी की उर्वरता में अपना सहयोग डाल पाएंगे। ये डिब्बी के अंदर बंद वो सक्रिय नहीं है कि इस डिब्बी के अंदर वो पोषक तत्वों को संग्रह कर रहे हैं। पोषक तत्वों की आपूर्ति तो मिट्टी में जाके ही करेंगे। ठीक इसी तरह आपने सुना होगा कि आप विटामिन की कोई टैबलेट ले आओ, टॉनिक को ले आओ, कोई इंजेक्शन ले लो, तो इंजेक्शन यदि रखा हुआ है तो वो आपको दूर से ताकत नहीं देगा। कोई भी टॉनिक जब तक आप उसको प्रयोग नहीं करेंगे, आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा, और शरीर के अंदर यदि उसको पर्याप्त वातावरण उपलब्ध नहीं है, या जिनके माध्यम से वो पोषक तत्वों को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, वो तत्व उपलब्ध नहीं है, तब तक वो निरर्थक है। बिजली आपके जो घर की लाइन है उसमें प्रभावित नहीं है, आपने एसी लगाए हुए हैं, आपने बल्ब लगाए हुए हैं, ट्यूब लगाए हुए, पंखे लगाए हुए हैं, तो वो अपने आप नहीं घूमेंगे। या फिर बिजली आ भी रही है, कनेक्शन है भी,
पंखे भी हैं, आपने उसको ऑन नहीं किया तो आपको वो शीतलता नहीं देंगे। ठीक इसी तरह इस कल्चर का भी है। इस कल्चर को, बैक्टीरियाज को पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए वहाँ ऑर्गेनिक पदार्थों की जरूरत है। उसी ऑर्गेनिक पदार्थ से सक्रिय होते हैं, सक्रिय अवस्था में आते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और उसी के दौरान बहुत सारी जो मेटाबॉलिक क्रियाओं के माध्यम से वो हमारे लिए उपयोगी जो रसायनों का निर्माण करते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं, बायोसेंसर का निर्माण करते हैं। और इनमें इस 150 ग्राम की मात्रा में या 300 ग्राम की मात्रा में या 500 ग्राम की मात्रा में हजारों तरह के बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में पहुंचकर नाइट्रोजन को, जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको सोख कर हमारी जड़ों तक पहुंचाते हैं। हमारी मतलब मेरी जड़ों से या आपकी जड़ों से नहीं, हमारे फसलों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। या फिर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट जो पदार्थ हैं, कार्बोस है, उसमें बदलने का में सहयोग देते हैं। यही जो इसके जीवाणु हैं वो हमारी मिट्टी के अंदर फास्फोरस है, पोटासियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जितने भी खनिज हैं उनको जड़ों के माध्यम से पौधों के शरीर में पहुंचा के उनको उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। तो ये जीवाणु का पहला कार्य है। तो यदि आप इसका प्रयोग करेंगे पहले चरण के रूप में, इसको कल्चर बनाएंगे, तो कल्चर बनाएंगे कैसे उसकी भी जानकारी होनी आवश्यक है। मैंने कई बार कहा है कि इनको एक्टिव करने के लिए आपको ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है पानी की, आपको आवश्यकता है गुड़, और यदि गुड़ की जगह आप मोलेसिस लें, आप सूरा लें तो उत्तम है, क्योंकि गुड़ के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी रहती है, या उसमें कई तरह केमिकल रहते हैं, या फिर उसमें जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम अपनी फसलों में करते हैं, हम गन्ने की फसल लेने में करते हैं, उसके अंश आ जाते हैं और वो अंश गुड़ के माध्यम से इस कल्चर में पहुंचकर जीवाणु की सक्रियता को कम करते हैं। तो मैंने देखा है कि गुड़ की जगह यदि हम सूर्य का प्रयोग करते हैं, मोलेसिस का प्रयोग करते हैं, तो इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तब सूर्य के अंदर जो पोषक हैं, जो खनिज तत्व हैं, वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य में कई एंजाइम भी रहते हैं, वो भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो सूर्य में यदि आप बनाएंगे तो इनकी सक्रियता बढ़ जाएगी। दूसरा कि आपने पानी लेना है, सूरा लेना है। तीसरा, यदि आप चाहें तो आटा ले सकते हैं, गेहूं का ले सकते हैं, चने का ले सकते हैं। मैंने तो कई बार आपसे कहा है जी आपको और कुछ ना मिले तो चावल का आटा ले लीजिए, क्योंकि ये भी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, कार्बनिक पदार्थ हैं। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन में इसकी ऊर्जा आपूर्ति मदद करते हैं। तो आप इनके माध्यम से सहजता से इनको सक्रिय कर लेते हैं। विस्तृत विधि तो मैंने पहले बताई है, फिर आगे के चरणों में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो पहले चरण में आप इसका मदर कल्चर तैयार करिए, और जब एक बार मदर कल्चर तैयार हो जाए तो उसमें से 80% हिस्सा का आप प्रयोग कर लीजिए। आप अपने फसल में, पेड़ पौधों में, अपने साग सब्जियों में सिंचाई देते हैं, उसमें उसको विस्तृत करके देती रहिए। उसका एवरेज जो है, मदर कल्चर का आप 2%, 2.5% पानी के जो औसत है, एक 100 लीटर पानी में 2 लीटर, 2.5 लीटर के आसपास का प्रयोग कर सकते हैं। तो जितनी बार आप हफ्ते में 10 दिन में एक सिंचाई देते हैं, तो प्रत्येक सिंचाई में इसका प्रयोग करते रहें। आप यदि स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे भी कर सकते हैं। 10-15 दिन का जो रूटीन है उसमें एक स्प्रे में इसकी मात्रा थोड़ी कम रखते हैं, तब हम 1.5 से 2% के आसपास रखते हैं। यानी कि आपको 100 लीटर पानी में 1-1.25 लीटर के आसपास इस मदर जो जो मदर इसका कल्चर है उसकी उपयोगिता है। और जब आपका 20% मदर कल्चर बचे तो फिर उसको ऐसे, जैसे आपने 150 ग्राम उसके इस्तेमाल किए या 300 ग्राम को इस्तेमाल करेंगे, उसको वही मानकर फिर से उसके में पानी भर दें, मोलेसिस यानी कि सोडा डाल दें, आटे का प्रयोग कर लें और इसको 7 दिन के लिए छोड़ दें। 7 दिन में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर से वही सक्रियता को प्राप्त कर लेंगे जो आपने पहले मदर कल्चर में तैयार किया है। और इस तरह आप पूरी फसल में 3-4 महीने तक उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार उसका सक्रिय सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं और सक्रिय सॉल्यूशन का अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला चरण। अब इसका दूसरा चरण है। दूसरा चरण है कि क्या इस सॉल्यूशन के अलावा, इस मदर सॉल्यूशन के अलावा हमें किसी खाद की आवश्यकता नहीं है, किसी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, केमिकल की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
लेकिन उन जो केमिकल हैं, जो जिस केमिकल हम खाद का प्रयोग करते हैं, वो भी तो खनिज तत्वों का भंडार है। उसी के माध्यम से तो हमारी फसलों को विभिन्न प्रकार के आवश्यक खनिज तत्व मिलते हैं। तो उनकी आपूर्ति कैसी होगी? तो उनकी आपूर्ति होगी कार्बनिक पदार्थों से। चाहे वो गोबर हो, चाहे कंपोस्ट खाद हो, या फिर फसलों के वेस्ट हों, खरपतवार हो, तो उनके माध्यम से हम उन तत्वों की आपूर्ति अपने खेतों में करेंगे। तो इसकी मैं जानकारी अगले वीडियो में दूँगा। आपने मेरे को सुना, धन्यवाद। और आप मुझे सुनते हैं तो इसके लिए मेरी एक अनुरोध है कि आने वाले वीडियो को सुनने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होता रहे। धन्यवाद मित्रों।